पीजीटी का ही प्रोलेशन करना। ये सीरीज सी है, सी। और जो थियोरेटिकल होगा देखेंगे, लेफ्ट कर देंगे जो सेशन का है। तो यहाँ पर ये दिया है कि इसमें when a linear load W is applied to a metal wire of length L, its length increases by del L and the fractional change in volume del V by V will proportional to। तो देखिए फ्रैक्शनल चेंज के लिए दो प्रोसेस आप लोगों को दिया जाता है। एक तो ये बताया जाता है कि इसमें वॉल्यूम आप लिखते हैं किसी भी वायर का या सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एल ऐसे आप लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से वॉल्यूम का अगर आप डिटेन करते हैं डेल एल बाई एल, अगर इसको आप कांस्टेंट लेते हैं तो परसेंटेज चेंजेस में अलाउ किया जाता है, देखते भी हैं जानते भी हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट को शो कर रहे हैं, तो डेल वी बाई वी प्रोपोर्शनल टू डेल एल बाई एल। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि इसमें पाइथन रेशियो से देखिए तो इसमें डायमीटर में भी चेंजेस होता है। तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर पाइथन रेशियो ये शो करता है कि किसी वायर के लेंथ में अगर चेंजेस किया जाए तो उसके साथ साथ डायमीटर में भी चेंजेस होता है। मान लीजिए ये न्यू पोजीशन दिखाया जाए तो ये डायमीटर में भी होता है। ऐसे ये लेंथ है और ये डायमीटर है। अर्थात हम अगर फॉर्मूला पाइथन रेशियो से लें तो उसमें आपको चाहिए यंग मॉडुलस में ये लेंथ चेंजेस है, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम चेंजेस है और पाइथन रेशियो। तो इनको लेकर अगर आप कोई इक्वेशन बनाते हैं, इस पर दो क्वेश्चन है। एक तो अभी आपसे पूछा था y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, इसी तरह से y इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो ये चेंजेस हैं वो भी इसमें आ जाएगा। इसकी एक कांस्टेंट रेशियो आप रिटेन भी करते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो रिलेटेड है, जैसे आप पढ़ते हैं यंग मॉडुलस प्रतिबल बटे विकृति, ऐसे रीड करते हैं प्रतिबल बटे विकृति। या आप जब बल्क मॉडुलस लेते हैं तो उसमें प्रतिबल जो है और विकृति इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप डिफाइन करना चाहें पाइथन रेशियो के लिए, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट एक होगी, एक मटेरियल आप यूज किए हैं, तो यहाँ से भी वो रिलेशन डायरेक्ट शो कर रहा है जो ऊपर हमने डिस्कशन किया है। देख कर आप यहाँ देख सकते हैं डेल एल बाई एल, या यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं जैसा कि अभी बताया गया पी डेल वी बाई वी 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये इसके प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है। तो इस तरह से इसमें अगर कोई आंसर है तो सी दिया हुआ है, आप भी कर सकते हैं सी। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 18 या नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ड्राइविंग फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज oscillate for a steady state of oscillation, then find the ratio of average power absorbed to average power dissipated। इसमें आपको तत्काल कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है कि समझाया जा सकता है, लेकिन इतना ही दिया जा सकता है कि जब हम ड्राइविंग फोर्स या जिसको आप प्रणोदित भी कहते हैं अप्लाई करते हैं तो उस समय जो एनर्जी सप्लाई होती है या जो लॉस होती है, तो जो ड्राइविंग फोर्स की एनर्जी दी जाती है या वर्क किया जाता है वो स्टोर नहीं होती है। तो एवरेज वर्क जो होता है सप्लाई एनर्जी
और ऑसिलेशन बाय ड्राइविंग फोर्स, तो वो जब आप सॉल्व करते हैं और उसका पावर निकालते हैं एवरेज, तो जितना आता है उतना ही वो लॉस करता है, स्टोर नहीं होता है। तो जितना ड्राइविंग फोर्स की एनर्जी ऑसिलेट में सप्लाई किया गया उतना ही जो है वो लॉस किया, अर्थात दोनों का रेशियो 1 हो जाना चाहिए। तो इसमें आंसर सी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होता है जब आप इसमें तुलना करते हैं मैक्सिमम और सप्लाई से। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिखाया जाए, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के लिए चाहे एंगुलर फ्रिक्वेंसी या आप यह भी लिख सकते हैं, और ये पावर के लिए यहाँ पर ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 0। तो ये मैक्सिमम पावर हो गया, मैक्सिमम पावर, और ये पावर एवरेज। तो इसमें रेशियो हाफ का आता है, मैक्सिमम पावर एवरेज पावर का। तो जो डिसिपेटेड पावर और मैक्सिमम पावर का रेशियो अगर आप ले लेते हैं, मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर का रेशियो, तो ये हाफ आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्ब और सप्लाई पावर दोनों में एवरेज लगाया है, मैक्सिमम सब नहीं है। तो इससे कुछ कंफ्यूजन बन सकता था कि हाफ हो कि 1 हो। तो दोनों में रेशियो आप इक्वल करके और 1 टिक कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर नहीं होती है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल तो आप जैसा कह रहे हैं कि ढूंढा जा सकता है या किया जा सकता है, तो इससे थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे डिटेक्टर इज टू मॉड्यूलेटेड द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव साइंड स्टेप फॉर द प्रोसेस। तो मॉड्यूलेशन और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम लोग इस तरह से मॉड्यूलेशन डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, आप इसको कर सकते हैं, या नहीं भी जानते हैं तो देख सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि ये दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं अगर स्पीड चाहिए तो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जैसे कॉस्मिक रेज और हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई, इस तरह से इसमें जो स्टेटमेंट दे रहा है कि कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा परमाणु नाभिक विशेष का प्रोटॉन होती है। तो अब इसमें प्रोटॉन से कंपेरिजन जो है ये तुलनात्मक सही नहीं है, क्योंकि कॉस्मिक रेज का प्रोटॉन से हाई एनर्जेटिक तुलनात्मक स्टेटमेंट ये गलत है। बाकी और भी स्टेटमेंट आप करके तुलना कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको देखना है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 21 ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 तो इसको आप देखना चाहते हैं, तो इसमें दिया हुआ है स्पेरिकल बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और रेडिएटेड पावर भी दिया हुआ है P1 मान लीजिए, इसको R1 कर दे रहे हैं, हो सकता है इससे अधिक चर्चा हो। 450 वाट। एड टेम्परेचर भी दे रहा है 500 केल्विन। इफ द रेडियस, अब रेडियस को हाफ कर रहा है तो R2 R1/2। एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड, तो पावर कितना रेडिएट होगा। तो इसको आप यहाँ से गेट कर सकते हैं E/T से, सिग्मा ए टी की पावर को। और इसको पावर को P1 एक बार ले लीजिए और एक बार P2 ले लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए जो आता है वो आंसर हो जाएगा। जैसे P2/P1 ये रख कर आप इसको A2/A1 और यहाँ पर P2/P1 पावर 4। अब रेडियस पर है तो R² पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो R2, तो यहाँ से देख सकते हैं R2/R1, R2/R1 तो ये हाफ आएगा, और चूंकि रेडियस पर लेंगे तो स्क्वायर भी आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ हो गया, और इसको लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं T2/T1, तो T2/T1 तो ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है। इस तरह से T2 की वैल्यू T1
और 1/4 2 की पावर 4। कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा कि कहीं लिखने में मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। P1 शायद दिया हुआ था इंटू 4, अब जितना भी आ जाए। तो ये डी, तो 21 का डी आंसर आ रहा है, तो इसको आप टिक कर लें और कैलकुलेशन देखते रहें, कहीं मिस्टेक हो तो चेंज कर लें, जो आ रहा है वही टिक करें। तो न्यूमेरिकल अगर करना फिर आगे भी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट भी है। तो इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ पोलरीमीटर दिया हुआ है 200 mm बताया गया है, कंटेनिंग वॉल्यूम बताया है शुगर सोल्यूशन का 48 सेंटीमीटर क्यूब, प्रोड्यूस एन ऑप्टिकल रोटेशन 11 डिग्री when placed in polarimeter and in front of white light. If the specific rotation of sugar solution 66 degree, the amount of sugar contained in the tube। तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको C इक्वल टू थीटा अपॉन L इंटू एस, आप ये स्पेसिफिक रोटेशन को जो भी लिखते हैं नोट कर सकते हैं, जबकि L यहाँ पर देसी मीटर के रूप में होना चाहिए। तो लेंथ को यहाँ कन्वर्ट कर लें तो जैसे ही आ गया 20 सेंटीमीटर या 2 डेसीमीटर, और थीटा आपको दिया ही है 11 है, अब ये 2 हो गया और यह 66 है, तो ये आ जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, ये शायद 66 है तो यहाँ से कैंसिल कर लें, C का मान आ गया 1/12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आंसर देख लें, जो दिया है टिक कर लें, लेकिन ग्राम में दे रहा है अर्थात आपको वॉल्यूम का भी यूज करना है। तो यहाँ पर 48 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 ग्राम। कंसंट्रेशन को हम लोग ग्राम पर सीसी में ज्ञात करते हैं, लेकिन ये वेट पूछा है तो आप कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जो है वेट प्राप्त होगा शुगर। तो यहाँ पर जो है वेट का या तो कोई सिंबल चेंज कर दीजिए, W लिख लीजिए, W इक्वल टू C इंटू V, और C का अभी माना में रख कर समझा रहे थे तो आ गया 4 ग्राम। तो इस तरह से ये भी न्यूमेरिकल का ही दिया गया था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में कोई चेंजेस है तो आप उसको सॉल्व कर लें। इधर लगातार न्यूमेरिकल दिए हैं, कभी कभी ऐसा होता है देखिए कि अगर कोई प्रॉब्लम लेंदी लगे तो एग्जाम का ये तरीका होता है कि आप उसको लेफ्ट करके तुरंत आगे का करिए, क्योंकि जैसे 125 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम इसमें 20 या 25 ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो आपको फिर आज उतने के लिए ही 1 आवर समय देना पड़ सकता है, जो कि पेपर लॉस कर देगा, तो उससे बचना चाहिए। तो जैसे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका ये कोई क्यूबिकल ब्लॉक है या स्क्वायर दिया है, स्क्वायर है और उस पर जो है चार्ज रखे गए हैं इस तरह से 4 माइक्रोकुलाम 4 माइक्रोकुलाम ये चार्ज रखे गए हैं, और साइड जो है 50 सेंटीमीटर है। कोई डायगोनल ले लीजिए, ऐसे दिखाइए। किसी एक चार्ज पर पूछा गया है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो अगर स्क्वायर है तो सारे साइड आप इक्वल दे देंगे, यहाँ भी
इसको ए मान लीजिए, जी होगा तो ये ए होगा और ये ए रूट 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि चार्जेज इक्वल हैं तो फोर्स इक्वल अप्लाई होंगे, एफ तो इसका भी फोर्स एफ हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये 90 पर है स्क्वायर है तो 90 होगा, तो एफ और एफ का यहाँ एफ रूट 2 आ जाएगा, ये हो गया। और एक फोर्स और आपको ये लेना होगा इस पर, इसके द्वारा, उसको आप एफ डैश मान लीजिए, एफ डैश या एफ डायगोनल ले लीजिए, ऐसे फोर्स अलोंग डायगोनल। तो नेट फोर्स अब आप ऐड कर सकते हैं। हमने इस फोर्स को ले लिया, इसको भी मेजर कर लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया और ये फोर्स शो कर दिया। तो इस तरह से एफ नेट फोर्स आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ नेट फोर्स का जो मान आएगा वो एफ डायगोनल प्लस एफ रूट 2 ये शो कर सकते हैं। और एफ डायगोनल पर जानते हैं आपको ये डिस्टेंस लेना है, बाकी चार्ज तो सिमेट्रिकल ही है। तो के क्यू क्यू अपान जो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर रूट 2 का 2 हो जाएगा प्लस रूट 2 इंटू के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर, क्योंकि इनमें साइड तो ए ही है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें के क्यू स्क्वायर तो कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, तो 1/2 प्लस रूट 2। अब ये तो सोल्यूशन का है, अब ऐसे देखिए लेंदी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के लिए फिर इतना टाइम का 9 इंटू 10⁻9। अब क्यू स्क्वायर की भी वैल्यू है, तो 4 का ये 16 हो गया, माइक्रो का 12 हो गया, ए का भी है तो 5, तो 50 है, तो 50 का सेंटीमीटर का या तो मीटर में बदल लीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 मीटर में आ चुका है। और यहाँ पर है तो 1 प्लस 2√2/2। तो ये आप सॉल्व करें, इस तरह से देख सकते हैं, कोई पार्ट छूटा ना हो। ये हो गया, चार्ज को भी कन्वर्ट कर दिया, इसका भी कन्वर्जन हो गया, ये वैल्यू रख दिया गया। तो ये नेट फोर्स ये शो कर रहा है। वैसे अभी सॉल्व किए हैं तो शायद इसका मान जो आया है 1.1। हाँ ये चीज़ है कि इस तरह से दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। एक चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो नेट फोर्स आउटवर्ड होगा, तो अंदर की तरफ एक जो लिखा है उसको टेस्ट करना ही नहीं है। तो अब आपका बचा सी और डी। तो सी और डी में आप जान रहे हैं कि ये ऐड हो रहा है, कहीं से माइनस नहीं है, और ये वैल्यू कभी भी 1 से नीचे नहीं आएगा जो संख्या है। तो अब क्यों सॉल्व करें, इसका आंसर डी हो जाएगा। और भले ही या तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आपका कोई दूसरा क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो इसमें आप या तो डी टिक करेंगे या सॉल्व करके जो आ रहा है उसको देखिए, क्योंकि 1 से कम है नहीं, आउटसाइड लेना है। तो सी और डी में, सी में 1 से कम बता रहा है तो डी अर्थात ये आंसर होना चाहिए 1.1, ये आउटसाइड आ जाएगा न्यूटन। तो कुछ अगर लेंदी है तो वो लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करना है या आप ऐसे अंदाजा कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे काफी समय लगेगा। सर 23 वाला शायद छूट गया। अच्छा अच्छा, देख ले रहे हैं। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर बोले नहीं तो ये है 25 का, और इससे पहले जो सॉल्व करा रहे थे 24 था। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें क्या कह रहा है, तो स्थिर दाब पर एक गैस का ताप T है जिसका परमाणु मूल, ये तो सब लोग कर लिए होंगे, तो वैसे लिख दे रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो होगा नहीं होगा। आप ये VRMS वैल्यू जानते हैं, VRMS प्रोपोर्शनल टू √T, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें पहले स्टार्ट कर रहा है 0 से, तो इसको V2/V1 ले लीजिए, यहाँ कर दीजिए T2/T1 ऐसे। तो V2 आपको निकालना ही है, और V1 को आप इसमें हेल्प कर दिया है 2 गुना, तो इसको 2 टाइम्स हो गया, तो स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट भी हट जाए, इसका स्क्वायर हो गया तो T2/T1 हो गया। T2 ज्ञात करना है तो 4 इंटू T1, 4 इंटू T1, तो स्टार्टिंग इसका दिया हुआ 0, तो 0 प्लस 273, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर T निकालने के लिए सेल्सियस में, तो 4 इंटू
273 माइनस 273, तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। अब इतना आ रहा हो 273 4 माइनस 1 या 273 इंटू 3, इसको आप देख सकते हैं जो आ रहा है तो कर दीजिए। तो शायद इसमें 819 या ए आ रहा है, फिर भी कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी होता है कि हम जो सॉल्व किए उसका आंसर या इसमें से प्रोसेस वही रहेगा, आंसर बस कैलकुलेशन बेसिस ध्यान देना है। तो ये सब लोगों ने किया होगा। अब कहा जा रहा है इसमें विस्थापन धारा, तो द डिस्प्लेसमेंट करंट एराइजेज ड्यू टू, तो आपको बताया गया है कि प्लेटों के बीच, जैसे कैपेसिटर जब आप यूज करते हैं तो प्लेटों के बीच जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब आप चार्ज करते हैं और चार्ज कॉन्टिन्यू चेंज होता है, यहाँ पर वेरिएबल चार्ज हो, तो चार्ज के वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है डी आंसर है। तो थ्योरी वाला तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, डी आंसर है इसका। विकल्प करना है तो ध्यान दीजिए। अब 27 का भी तो थ्योरी है, अब इस पर तो घटा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई इज इन ऑर्डर ऑफ, तो अब तो ये तो रटना है कि एवरेज जो है हम लोग MeV में शो करते हैं, अधिकतर नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा। ये तो हम भी नहीं रटे हैं, लेकिन जो एक फैक्टर होती है वो अधिकतर जो है 10, तो एवरेज ले रहे हैं तो 6 और 10, तो उससे एवरेज कर दीजिए तो 8 MeV। 8 MeV जो है एवरेज है जिसमें हम लोग यूज करते हैं MeV में, लेकिन अब देखेंगे तो इसका कोई आंसर मैचिंग ही नहीं है, तो इसको हम लेफ्ट कर दे रहे हैं। इसको आप लोग रिटर्न करें, देखें क्या दिया गया है, क्योंकि एवरेज में जो हम दे रहे हैं उसमें कोई मैचिंग नहीं है। ऐसे 28 का जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है, तो इसमें आप जानते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र के शिखर पर, तो इसमें जैसे आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का, ये इस तरह का कोई पार्ट, तो आयरन के लिए सबसे आप मैक्सिमम दिखाते हैं, बाकी जो है इवन और आड नंबर पर भी ये शो किया जाता है, लेकिन जेड और एन का रिलेशन जो है इवन नंबर के लिए ये हाईएस्ट शो ज़्यादा करेगा, बाकी तो ये इवन और आड में दोनों ही शो करता है, इवन और आड, लेकिन अगर वो जेड और एन इवन नंबर पर हो तो उसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी शो करेगी। जिसमें पी और एन का अनुपात आप जानते हैं, निकाल कर आप 1 बताते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो उसमें इवन नंबर हो, वैसे आड नंबर भी हो तो भी 1 आ जाएगा। जब दोनों ही देखिए यहाँ 3/3 आड है तो भी 1, लेकिन 2/2 तो भी 1, तो N/P का रेशियो 1, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू शो करते हैं। तो ये भी थ्योरी है, तो आप प्रयास करिए। वैसे यहाँ पर जेड और एन इवन दिया है, डी में दिया है। 29 की थ्योरी है, इसमें कह रहा है कि व्हेन ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर इज ड्रॉप इन ए विस्कस, तो ये जी है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग किए होंगे। जब किसी द्रव में कोई पिंड या ब्लॉक गिराया जाता है तो प्रारंभ में जो अपथ्रस्ट फोर्स है और जो वेट है, तो अपथ्रस्ट कम वेट ज़्यादा होती है, तो ये एक्सलेट होते हुए नीचे जाता है, लेकिन धीरे धीरे डिस्कस बढ़ने पर अपथ्रस्ट बढ़ता है और वेट के इक्वल हो जाता है, उस समय नेट फोर्स 0 हो जाता है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें सबका सही होगा, टर्मिनल वेलोसिटी 29। तो इस तरह से जो है थोड़ा और स्पीड लेना होगा, 15-20 मिनट तो तुरंत ही हो जाते हैं। 30 ये भी अब तक आप लोग देख भी लिए होंगे, अगर नहीं भी मालूम होगा तो ये भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वैल्यू फिक्स है वो आप
नहीं भी जानते हैं तो बुक से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को लिखवाया भी गया है कि एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल और इस तरह से VRMS तीनों लिखवाया गया है। तो यहाँ पर जो है 8 kT/πm और इसमें आप kT 2 kT/m या इसको हालांकि ये पूछा ही नहीं है 3 kT/m। तो इस तरह से हमें केवल इन्हीं दो का देखना है और जो रेशो आ रहा है वो टिक कर दीजिए, जिसको पहले रखा हो बाद में रखा हो। तो द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, तो इसके हिसाब से पहले मोस्ट प्रोबेबल रखा है फिर एवरेज रखा है, तो उस तरह से इसमें ये पाई जो आप आने करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, अर्थात √π ये हो गया और ये कैंसिल हो गया, 4 का 2 हो जाएगा, तो ये आएगा √π/2। तो आंसर इसका सी होना चाहिए। तो ऐसे जो उनकी फिक्स वैल्यू है तो वो आपको अगर याद रहे, हम पहले बताते हैं कि जब भी आप कोई इस तरह के मान है तो उनकी फिक्स वैल्यू याद रखें, अगर आ जाता है तो एग्जाम में बेनिफिट होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें याद ना हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप डेविएशन तो करेंगे नहीं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, ये जरूर है कि पेपर जो है काफ़ी डिफरेंस कर दिया, क्योंकि अब तक जो है पीजीटी के जो पेपर आते थे उनमें से 60-70% ज़्यादातर थ्योरी ही रहते थे कि और या फॉर्मूले बेस पर कि सीधे बताइए कौन सा ये फॉर्मूला है किस पार्ट का है, और इसमें जो है न्यूमेरिकल अच्छी खासी भर दिया है पूरा, आप देख ही रहे हैं, कैलकुलेशन भी करिए। इसलिए कहा जाता है कि कोई पेपर का पैटर्न इक्वल नहीं चलता है, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, वो कभी थ्योरी कभी न्यूमेरिकल दे सकता है। गेस वाला काम जो है बाई लक सही भी हो जाता है, नहीं भी होता है। यहाँ पर एक धर्मापी का प्रतिरोध जो है 80 ओम है तथा 20 मिलीवोल्ट विभवांतर के पूर्ण स्केल पर डिफ्लेक्शन देता है। तो आपको हमने दो फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ शंट, तो एक बताया गया था पैरेलल वाला अमीटर के लिए और दूसरा बताया गया था n-1 × G। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वोल्टमीटर के लिए, ये अमीटर के लिए। तो जिनको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बेनिफिट हो सकता है। देखिए 125 क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन तुरंत करने के लिए नहीं होते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चनों को छांट छांट कर देखना चाहिए कि कौन तुरंत तुरंत सॉल्व हो रहे हैं या जिन पर प्रयास किया जा सके। जो लेंदी है तो आते हुए भी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको करेंगे टाइम लॉस होगा। यहाँ पर जो है वोल्टेज कितना हाई किया है वो तो बताया ही है, 5 वोल्ट है और चाहिए, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 20 मिली वोल्ट दिया है, ये वोल्ट लिखा है, ये मिली वोल्ट दिया है, तो इसको 1000 से डिवाइड किया, ऊपर 1000 यहाँ लिया दीजिए -1, और जी दिया हुआ था 80 ओम दिया हुआ था, कैलकुलेट कर लीजिए। एन जो है जो रेशियो लिया गया कि कितने वोल्टेज तक आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, और गैल्वेनोमीटर में कितना, ये मैक्सिमम हो गया, और गैल्वेनोमीटर में कितना है उसी का रेशियो ले लिया जाता है। तो जितना आ रहा हो आप उनको सॉल्व कर लें। तो ये भी देखिए कैलकुलेशन है, इजी नहीं है, तो कैलकुलेशन वैल्यू है, हालांकि अगर 8 माइनस हो रहा हो लास्ट में तो, और जो एक 3 डिजिट पर है तो आ जाएगा, डी सही है, तो इसमें आना चाहिए 19920 ओम। तो आपको बस ये फॉर्मूले ध्यान रहे, तो इस पर क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो जो उसमें टीजीटी में भी एक मिला उसका, एक यहाँ पर भी मिला, या रेशो वाले क्वेश्चन आपको देखने पर प्राप्त हो सकते हैं। तो इधर जो भी है सब मैक्सिमम तो कैलकुलेशन ही दे रहा है अभी तक, तो जो है जब से सॉल्व कराया जा रहा है लगातार चल रहा है, बीच बीच में फ्री है लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दिया। क्वेश्चन नंबर
32, क्वेश्चन नंबर 32, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज, तो किसी पिंड की लंबाई जो है 1.526 मीटर ये दे दी गई है। अब कह रहा है कि टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर इनटू अकाउंट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो आपको बताया गया था डेल एल प्लस माइनस, तो उसमें प्लस माइनस साइन नहीं है, तो आप ऐसे ही लास्ट वाले को 1 मान लीजिए, बाकी 0 0। यूनिट जो दिया हुआ एंगल दीजिए, तो ये 0.001। तो इस तरह से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि ए और डी तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें 30 से स्टार्ट कर रहा है। तो अब आपको मिला बी और सी, तो बी और सी में से कोई हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब 2 में से छांटता हूँ तो आगे सॉल्व करना ही होगा। तो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव, तो रिलेटिव एरर आप डेल एल बाई एल लिखते हैं। तो 0.001 में इसको आप डिवाइड कर दें 1.526, ये डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट को हटाकर इसको, और पहले इस पर 0 लग के, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 है, तो कम से कम आप इसको 1 2 3 4 5 तक कर दीजिए, और उतना ही पावर माइनस ले लीजिए, डिवाइड करके फिर आप देख लीजिए जो आ जा रहा है। तो निश्चित है कि अगर आप इस तरह का कोई स्टार्टिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 5, यहाँ पर 10, तो इसमें कम से कम यहाँ पर कोई संख्या 6 या 7 हो, जो कि यहाँ पर 9 या 10 के आसपास पहुँचा सकता है। इस हिसाब से जो है 6 या 5 तो बी यहाँ की पर बात जो है करते बी हैं। में हाँ बी में आ रहा है। अब इसके बाद फिर सी को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 डिजिट दे रहा है, जबकि 3 तो जाएगा ही जाएगा, कम से कम 3 डिजिट। तो आप इसका बी टिक कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 32 33 या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो, इसमें कह रहा है कि sunlight is reflected from a light is 100% polarized at any instant. The angle between the sun and horizontal at instant. इस तरह से, तो यहाँ पर जो है 100% पोलराइज लाइट की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर सन मान लिया जाए, सन की कोई पोजीशन है, और ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, ये परफेक्ट या 100% पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट। तो बाकी एब्जॉर्ब हुआ या ट्रांसमिट हुआ जो भी हो, अगर आप इधर दिखा रहे हैं दिखा सकते हैं, इसमें परपेंडिकुलर हो सकता है और इसमें केवल पैरेलल ये हो सकता है, इस तरह से। तो ये 100% शो किया जा रहा है। मीडियम दिया हुआ है जिसमें चर्चा है म्यू का 1.33 ये दिया गया है, अर्थात ये वाटर की वैल्यू होती है जो लगभग 4/3 है, यहाँ वाटर आप कह सकते हैं। तो किसी एंगल पर लाइट जो है 100% पोलराइज हुआ, ये डेंसर है, ये रेयर ले सकते हैं। तो पूछा गया है आपसे कि सन और हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज है उसके मध्य, तो एक एंगल देखिए ये है, या आप एक एंगल यहाँ से ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल ये भी है, ऐसे ये है, ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ज़्यादातर तो हम लोग एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, एक्स जो पॉजिटिव है ऐसे शो करेंगे, और इधर से ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। इधर से लेंगे तो ये 90 में से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, और इधर से लेंगे तो 90 प्लस ऐड करके देख लीजिए। तो अगर 90 प्लस ऐड करते हैं तो ये आई पी की वैल्यू चाहिए। तो आई पी जो होता है tan इनवर्स म्यू ये होता है, अर्थात इसकी वैल्यू दिया होगा तो ठीक है 4/3। इस तरह से आई पी आप देख सकते हैं। हाँ दिया है इसमें 53.06, ये देख सकते हैं, इसमें मान दिया गया है। तो अगर इधर से लेते हैं तो 90 और ऐड कर दीजिए, 90 प्लस 53.06 जितना आ रहा हो वो अपना ऐड कर लीजिए,
इधर से देखिए, अगर दोनों आंसर मैच कर रहे हैं तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि आंसर तो एक ही आपको देना है। तो इधर से तो ऐड करने पर आपको एक आंसर मिल रहा है सी, और इधर से भी देख लीजिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी न्यूमेरिकल, लगातार न्यूमेरिकल चल रहा है इससे शुरुआत से। थर्टी फोर, तो इसमें अभी हमने देखा है इसको, तो ये मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि सर्किट प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, टाइप में गलत हो ही जाता है, और दोबारा चेकिंग प्रायर सिक्योरिटी के लिए की नहीं जाती है, जो मिस्टेक तो बना रहता है। शायद इतने पर क्लोज किया है, 2 बॉक्स बनाया है ए और बी। तो इसमें आपको 3 3 एक बार यूनिट लिख दे रहे हैं, बाकी लेफ्ट कर दे रहे हैं, माइक्रो फैरेड। तो इस तरह से 3 3 ये कॉर्नर पर कर दिए जाते हैं, ये इधर 2 और 2 लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी लिख दिया है 3, जो कि होना नहीं चाहिए, सॉल्व नहीं होगा। तो या तो क्वेश्चन हटा दिया जाएगा सबको कॉमन करके, या तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि आप सुधार कर सॉल्व तो करेंगे नहीं। तो देखिए 3 3 3 का 1 हो जाएगा, 1 और 2 का 3 3 3 3 का फिर 1 हो जाएगा, 1 और 2 का 3 हो जाएगा, 3 3 3 का 1 आ जाएगा। आप जानते हैं सीरीज में 1/CS 1/C 1 + 1/C, तो इस तरह से आप यूज करते हैं। तो जब आप लास्ट वाला यूज किए होंगे तो 1/3 + 1/3 इस तरह, तो इसमें 3/3, तो CS पे इसकी वैल्यू ये 1, और फिर इसमें ऐड कर लिए 3 फिर 3 3 का 1, फिर इसमें ऐड कर लिए 3 3 का 1, तो जो C इक्विवेलेंट आ गया ये 1 माइक्रो फैरेड। तो जो चार्ज हो गया सप्लाई बिटवीन ए बी, तो C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी के लिए, तो ये आपका 1 माइक्रो फैरेड इंटू बी जो है 100 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट, तो ये आ गया 100 माइक्रो कूलम। ये तो इस तरह से चार्ज आ गया। अब आपसे पूछा हुआ है संधारित्र पर आवेश निकटतम, ए के निकटतम संधारित्र पर आवेश। तो चूंकि ये स्टार्टिंग सीरीज ही है, जैसे कि आपने सबको क्लोज कर दिया, तो लास्ट में जो आपको मिला है सबको हटा दीजिए ये। तो आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 3 मिला था। अब सीरीज में चार्ज तो इक्वल ही होता है, पोटेंशियल डिवाइड होगा, या आधारिता की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए चार्ज तो इक्वल है, सीरीज है, तो यहाँ पर चार्ज आपने Q याद कर लिया है, C दिया है, B पूछा जा रहा है, तो B = Q/C, ऐसे Q = C, तो B = Q/C। अब Q दिया हुआ है और C की वैल्यू, तो यहाँ पर अभी वही प्रॉब्लम था या क्या पूछा था, इसको देख लीजिएगा। ए के निकटतम संधारित्र पर आवेश कितना होगा, Q ही पूछा है, तो Q = C × V, C का मान 1 आया था, यहाँ पर तो दिया है 3, और B कितना था यहाँ पर 100, तो चार्ज Q = C, लेकिन C हमेशा इक्विवेलेंट से सॉल्व करते हैं, इस चीज और याद दिला दें, C हमेशा चार्ज हमेशा इक्विवेलेंट से। तो जो चार्ज यहाँ आ रहा है सीरीज पर सब पर सेम है, तो इसका मतलब Q तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 100 माइक्रो कूलम, तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, सीरीज में चार्ज सब पर सेम है। इस पर 100 माइक्रो कूलम तब आएगा जब आप इसको C के बजाय Q रखेंगे, जो कि है नहीं, अगर रखेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से इसमें ये मिस्टेक है, 2 होना चाहिए और तब आंसर आपका ए। तो ये क्वेश्चन हट जाएगा, सबके लिए हटेगा, सबको कॉमन मिल जाएगा, कोई भी आंसर टिक किए हो बस टिक होना चाहिए। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन को रहने देते हैं, जो भी टिक किया करते हैं वो मान लिया जाता है, नेगेटिव नहीं है तो सब लोग टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपने हो दे सकते हैं। तो इसमें क्यूब की चर्चा कर रहा है और उसकी एक भुजा की लंबाई, कोई क्यूब है और उसकी एक भुजा या उसकी जो एक लेंथ है वो आपको दे दी गई है। यहाँ से तो 10 सेंटीमीटर इसकी एक लेंथ है और इसके अपर सरफेस पर ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई है 100 न्यूटन का है ये, और इसको विस्थापित किया जा रहा है निचले सिरे के सापेक्ष। तो आपने इस तरह से पढ़ा है कि शेयरिंग स्ट्रेस और शियर डिस्ट्रेन, इस पर डिस्कशन हुआ है अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति का। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप ये देख करते हैं पी अपान थीटा, या इसको लगभग tan थीटा मानकर सॉल्व कर लिया जाता है एफ बाई ए अपान tan थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे आप इसको पुश करेंगे बेस को कांस्टेंट रखना है तो ये शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। ये जो शिफ्टिंग होगी उसकी एंगल आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि कितना ये फेज शिफ्ट होगा, तो हम अलग से बना दे रहे हैं। जो पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उसको दिखा दे रहे हैं शिफ्ट होते हुए, जबकि बेस अपनी जगह पर हो ऐसे ये शिफ्टिंग होगी। ये थीटा है, शिफ्टिंग बहुत कम हो तो थीटा को tan थीटा के इक्वल ये एक्स है और इसकी हाइट ये बनी रहेगी ये मान लीजिए। तो tan थीटा का जो मान आ जाएगा देख सकते हैं एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए ये मान आ जाएगा। यहाँ से ये साइड है। आप जो भी डिस्कशन है आप क्या है फाइनल देख सकते हैं। तो आपको यही डेल्टा गुणांक ज्ञात करना है, कितना होगा, एफ तो दिया ही है 100 न्यूटन और ए का मान आपको यहाँ से चूंकि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आप लिखकर सॉल्व कर लीजिए। तो ए स्क्वायर ये हो गया और एक्स बाई ए, तो यहाँ से एक पार्ट कैंसिल कर दीजिए, तो 100 एक्स इंटू ए। अब सॉल्व कर लीजिए, जो आता है वो नोट कर लीजिए। इसमें यूनिट वगैरह ध्यान देना होगा क्योंकि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको हेल्प किया है, बताया है कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट 501 बताया था, 0.01, और साइड भी बताया है 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये सब वैल्यू आप रख कर देख लीजिए, जितना आ रहा सॉल्व कर लीजिए। 0.01 ये है और ये है 10, अभी ये सेंटीमीटर में है, इनको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो शायद सब कन्वर्जन के बाद 10⁻7 आ रहा है। तो इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा अगर कोई कन्वर्जन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि सेंटीमीटर को अभी मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो 2 पावर ये है यहाँ माइनस में, और इसके बाद -4 और लेंगे, इसमें से एक कम करके ट्रांसफर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, तो जो हम कम समय के लिए चाह रहे थे वो लग रहा है कि 40 तक ही पहुंच पाएंगे, देखते हैं। तो 36 जो 36 दिया जा रहा है उसमें कह रहा है कि 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम के आइडेंटिकल चार्ज है, जैसे +5 माइक्रोकुलाम और फिर दे रहा -5 माइक्रोकुलाम, और सेपरेशन बताया है 8 mm है। मिडिल पॉइंट से एक्सिस पर और 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये दिया गया है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो यहाँ भी कैलकुलेशन है, आप बच नहीं सकते हैं, यहाँ भी कैलकुलेशन बिना। तो मॉड ले दे रहे हैं, डायरेक्शन आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिएगा 2p/r³ लगभग लिखा जा रहा है क्योंकि इसमें एल की भी वैल्यू 3 इंग्लिश भी लेके हटाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा ये लिया जा रहा है। तो सबको रखना है पी, तो आप जानते हैं p इंटू
सेपरेशन जो होता है डी, आप 2l लिखते हैं, कभी कभी आप गलत ना कर दें कि 2 अलग और 8 अलग ले लें। 2l मतलब जो सेपरेशन है वो है। चार्ज आपको दिया ही है, मैंने प्रूफ केवल लेना है, आर आपको बताया ही जा रहा है। तो इन सबको रख कर देख लीजिए, शायद इसमें आ रहा है, इसमें 4.6 इंटू 10⁴ आ रहा है। जब आप यहाँ लेंगे इधर कहीं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर ये 2 हट जाएगा, और जो सेपरेशन दे रहा होगा उसको रख कर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें उसका सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो इसमें सॉल्व शायद बी आएगा, तो देख लीजिए बी। ये भी आप लोग अगर थोड़ा समय दिए होंगे तो सही किए होंगे, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये थ्योरी आया काफ़ी देर बाद, 37 क्रिटिकल है। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्रांति कोण अधिकतम है जब प्रकाश, तो आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल की बात तभी होती है जब आप यहाँ से डेंसर से रेयर में कोई लाइट लेकर शो करते हैं। इधर रेयर है, एयर ले लीजिए, यहाँ डेंस मीडियम ले लीजिए, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की बात आती है। ये तो ये जो जितना ही डेंस होगा उसकी वैल्यू उसमें उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब आप ये रीड करते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लिखते हैं, देखिए ग्लास टू एयर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो या तो इसकी डायरेक्ट लिख दें, तो लाइट आप वाटर से लिए तो वाटर टू एयर हो जाएगा ऐसे, तो साइन सी इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए, ये देख सकते हैं ये है डब्ल्यू म्यू ए ऐसे। तो इसके मान अधिकतम होने पर, अब यहाँ पर ये ध्यान देना, या तो ऐसे रिवर्स करके देखिएगा ए म्यू डब्ल्यू ऐसे, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो क्रांतिक कोण का मान जो है अधिकतम पाया जाता है, तो यहाँ से जितना आप इसकी अधिकतम वैल्यू लेंगे जो मिनिमम होगा। देखिए सॉल्व यहाँ से ग्लास से एयर में लिया गया है, या वाटर है तो वाटर से है, साइन सी अपॉन साइन 90। अब आप इसको रिवर्स लिखना चाहते हैं, 90 तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन जैसा कि हमने लिखा है ए म्यू डब्ल्यू ऐसे, देखिए साइन सी 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये मान ज़्यादा होगा तो ये न्यूनतम हो जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू। और जबकि साइन में आप जानते हैं कि ये मान अधिकतम होगा, तो यहाँ रिजल्ट भी अधिकतम, जैसे कि साइन 30 है, साइन 45 है, साइन 60 है, जैसे आप 1/2 1/√2 या √3/2, तो ये बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं। तो इसको कम रखिए, वैल्यू ज़्यादा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम रखिए, ये वैल्यू ज़्यादा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, जिसका कम है कम रख दीजिए, और ये वैल्यू ज़्यादा, ये मान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग ये जरूर होंगे। और इसमें क्या आ रहा होगा, देखिए किसका ज़्यादा हो सकता है, कांच का ज़्यादा है या पानी, कांच और पानी के लिए है तो उसी को टिक कर दीजिएगा। कांच और पानी के लिए देख लीजिएगा कि 1/9 कुछ कम आ रहा होगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उनको टेस्ट करके देख लीजिए। तो अगर वाटर और ग्लास के लिए होगा तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ भी तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के मान जो है रेक्टिफिकेशन फैक्टर में 2 ही आता है, एक तो 81.2 फुल के लिए, और इसका हाफ कर दीजिए तो 40.6 हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूले जो भी है वो आप याद रखें, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसमें 38 का ये हो जाएगा। और पोलैरिमीटर जो है ऑप्टिकल रोटेशन का यूज़ किया जाता है, तो ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40, तो देखिए एक आध और करके, क्योंकि अब वीडियो के लंबा हो रहा है, हम 15-20 मिनट का ही जारी कर रहे हैं। तो यहाँ से 40, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस पर डिग्री फॉर फ्रीडम
द बेसिक काइनेटिक एनर्जी। तो एक मोल गैस की स्वतंत्र कोटियों के पदों में जो औसत गतिज ऊर्जा आप लेते हैं P/2 kT लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री की बात किया है तो मोल है तो आर आप यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल है तो के मोल है तो मोल कहाँ होगा, मोल कहाँ है। लेकिन पर डिग्री लेते हैं तो ये 3 डिग्री आपने ड्रा किया है, 1 2 3 पर डिग्री में, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 RT। तो पर डिग्री में 1/2 RT, तो ये डी हो जाएगा, तो टी का डी हो जाएगा। तो अब ज़्यादा जल्दी करने से मिस्टेक का भी चांस होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। कभी कभी कम पढ़ने पर टॉपिक छूटने का आंसर चेंज होने का डर रहता है। तो 41 क्या कह रहा है, ये जो है 41 थिकनेस दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, कोई आयरन प्लेट वगैरह है, इसका थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम सब ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला लेकर दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से कोई प्लेट वगैरह है तो इसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है आप ये मान लीजिए, थिकनेस जो है इसका 2 है, ये या और लार्ज लेकर समझ सकते हैं। तो इसके एक साइड का टेम्परेचर और दूसरे साइड का टेम्परेचर, हाईएस्ट इधर 110 ले लीजिए, दूसरे साइड 100 ले लीजिए। थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको अलग से दे दिया गया है, ए की वैल्यू 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और थिकनेस को एल के रूप में अगर ले चलें तो 2 सेंटीमीटर है। टेम्परेचर डिफरेंस को डेल थीटा, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा, और के को तो 0.115 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस ये दिया गया है। तो आपको ऊष्मा प्रवाह की दर, तो आप ये पढ़े होंगे H=Q/T के ए डेल थीटा अपॉन डेल एल। तो ठीक है, ये डेल एल की वैल्यू आप यहाँ से कहीं लिख सकते हैं डेल एल के रूप में। डेल थीटा मालूम है, ए है, के है, सब रख दीजिए, यूनिट भी बैलेंस करिएगा। हालांकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो बैलेंस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट बैलेंस हो रहा है। इनको सॉल्व करके आप मान रख के देख सकते हैं, जो आ रहा है वो टिक कर लीजिए। शायद सॉल्व किए हैं हम तो 2875 ये आया है, लेकिन कैलकुलेशन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक का भी डर रहता है। फॉर्मूला है, सिस्टम है, आप रख कर सॉल्व कर लीजिएगा। तो 42 में भी थ्योरी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स टू लगभग 1.02 MeV की आवश्यकता होती है, जो है वो टिक कर लीजिए। तो टाइम तो हमारा हो गया, इसको हम क्लोज करेंगे। तो फिर एक 4 वीडियो 5 वीडियो 6 वीडियो ऐसे बनाकर इसमें हम डालेंगे। तो 50 तक एक और 60 तक कर देंगे, फिर 2 वीडियो में और हम आपको पूरा कर देंगे। ठीक, तो वैसे तो साल हम यहाँ 66 भी कर दिए हैं, 69 भी हो गया है, और 78 80 82, या तो आंसर जारी कर दें, लगभग 80 टू 90 90 तक सॉल्व है तो आंसर जारी कर देंगे तो भी अच्छा है, बाद में आप सॉल्व देखते रहें, ऐसा रहेगा, ठीक है। जी सर। हाँ, उसका तो अलग से एक आंसर जारी करके, आप 10 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जारी कर दे रहे हैं, आंसर मिला लीजिए, फिर इसको स्टेप बाय 15-20 मिनट का सेट बनाकर हम इसको वीडियो देखते रहेंगे, और तब जी तक देखिए। फिर हम आपसे एक्सप्लेनेशन लेते हैं।